दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दिसंबर महीना मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर लग्न वालों के लिए यह महीना बदलाव और व्यस्तता भरा रहेगा। आपको तैयार रहना होगा। आज का यह वीडियो इसी विषय पर बहुत खास है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। व्यक्तिगत परामर्श के लिए स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न या समस्या लिखकर भेज सकते हैं। आपको फोन के जरिए घर बैठे ही पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। समस्या का हल और समाधान भी बताया जाएगा, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। आइए आज के इस गोचर को समझते हैं जो आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों पर आधारित है। वीडियो का पहला हिस्सा आपकी चंद्र राशि पर होगा, दूसरा हिस्सा आपकी लग्न राशि पर होगा। जहां राशि शब्द का प्रयोग हुआ है उसे चंद्र राशि समझें। जहां मैं लग्न शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसे आपकी लगन राशि के संदर्भ में देखा जाएगा। दिसंबर महीने की मासिक प्रवेश कुंडली के अनुसार शनि आपके धन भाव और अपनी राशि मकर में स्थित हैं। इसलिए मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 अपने अंतिम चरण में होगी। राहु आपके तृतीय भाव में स्थित हैं। बृहस्पति मीन राशि में और मेष राशि चौथे भाव में है। चंद्रमा आपके छठे भाव मिथुन राशि में है। इस महीने की शुरुआत में केतु नवम भाव कन्या राशि में और शुक्र आपके दशम भाव में स्थित हैं। शुक्र मकर लग्न वालों के लिए तुला राशि में मालव्य नामक योग बना रहे हैं, जिसे पंच महापुरुष योगों में सर्वोत्तम राजयोग माना गया है। सूर्य और मंगल आपके एकादश भाव में स्थित हैं। इस महीने सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों राशि परिवर्तन भी करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को, मंगल 27 दिसंबर को और शुक्र 25 दिसंबर को एक एक राशि आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपका 12वां भाव धनु राशि में है, इसलिए सबसे पहले चंद्र राशि की बात करते हैं। मकर राशि में इस महीने आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए मानसिक चिंता, थकान और स्ट्रेस बना रह सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीवन के कर्म क्षेत्र की बात करें, प्रोफेशनल जीवन में शुक्र आपके दशम भाव में स्थित हैं, जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह हैं। इससे पता चलता है कि किसी महिला के माध्यम से आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। खासकर अगर आप अपनी वरिष्ठ अधिकारी या महिला बॉस का सम्मान करते हैं और उनका सहयोग करते हैं तो आपको अवश्य ही पेशेवर सफलता मिलेगी। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप अपनी महिला सीनियर्स का पूरा आदर करें और उनके साथ तालमेल बनाकर रखें। ऐसा करने से आपको करियर में जरूर सफलता मिलेगी। आपकी आमदनी की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। लाभेश मंगल आपके लाभ स्थान में स्थित हैं और सूर्य भी अष्टमेश है। शनि अपनी राशि में है, धन भाव में है, इसलिए आपकी आमदनी होगी। पैसा तो जरूर आएगा, लेकिन सूर्य के अष्टमेश होने से लाभ स्थान में आया हुआ पैसा भी खर्च हो जाएगा। इसलिए आपकी आमदनी चलती रहेगी पर टिकेगी नहीं। पढ़ाई की बात करें तो मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है। शुक्र पंचमेश दशम भाव में है। इससे आपको पढ़ाई में विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र, कला या आर्ट्स में सफलता मिलेगी। आपका प्रेम जीवन भी अच्छा चल रहा है। संतान से भी आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस भाव पर कोई भी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक तालमेल बना रहेगा और आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। भाग्य की बात करें तो केतु आपके नवम भाव में स्थित हैं, जो भाग्य वृद्धि करते हैं। वहीं राहु तृतीय भाव में है, जो भाई बंधुओं से सुख और सहयोग दिलाते हैं। 12वें स्थान में स्थित बुध विदेशों से अच्छा तालमेल और व्यापार करवाते हैं। इस प्रकार मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना सकारात्मक रहने वाला है। मकर लग्न वालों के लिए मैंने पिछले महीने कहा था कि इस महीने आपको बदलाव की तेज हवाएं झेलनी पड़ेंगी।
आपको भाग दौड़ और मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश ग्रह इस महीने बुध, केतु और शुक्र के नक्षत्रों से गुजरेंगे। ये तीनों नक्षत्र आपके लिए बदलाव ला सकते हैं। इस महीने आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन आपके कार्यस्थल, निवास स्थान या यात्रा संबंधी हो सकते हैं। छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के परिवर्तन संभव हैं। आपकी कुंडली में शनि लग्नेश हैं और अपनी ही राशि में द्वितीय स्थान पर स्थित हैं। पूरे महीने शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इससे आपके जीवन में परिवर्तन संभव है। राहु आपके तृतीय भाव में स्थित हैं। चूंकि तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं से संबंधित है, इसलिए आपके जीवन में भाग दौड़ और यात्राएं जारी रहेंगी। शनि लग्नेश होने से भी यात्राओं की संभावना बढ़ जाती है। राहु का नक्षत्र और राशि मीन होने से विदेश यात्राएं और समुद्री यात्राएं भी संभव हैं। इस अवधि में आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त रहेगा और आपको भाई बंधुओं का भी साथ मिलता रहेगा। राहु की अंतर्दशा में भी यात्राओं के योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु गुरु की राशि में स्थित हैं। इस महीने आपके गुरु की अंतर्दशा में राहु का प्रभाव रहेगा। गुरु आपके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव छोटी यात्राएं दर्शाता है और द्वादश भाव लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं दर्शाता है। चूंकि राहु गुरु की राशि में है, इसलिए राहु के प्रभाव से इस महीने आपको भागा दौड़ी, यात्राएं, स्थान परिवर्तन, छोटी मोटी और लंबी दूरी की यात्राएं तथा विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यानी आपका शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा। बुध आपके छठे और नवें भाव के स्वामी हैं, जो क्रमशः रोग और शत्रुओं का कारक है। नवम भाव यात्राओं को दर्शाता है, यानी विदेश यात्रा को। जब राहु बुध के नक्षत्र में होता है तो आपको ऋण, रोग और शत्रुओं की समस्या हो सकती है। इस दौरान आपको आरण मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शत्रु परेशान कर सकते हैं। जब नवम भाव के स्वामी बुध बनते हैं तो वे भी आपकी यात्रा और परिवर्तन को दर्शाते हैं। नवम भाव मित्रों और परिवर्तन का भी होता है, तो ये परिवर्तन आपके कार्यक्षेत्र में भी हो सकते हैं। आपके घर में भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। आपका दिनचर्या बहुत व्यस्त रहने वाला है। राहु की दशा के बाद केतु की दशा आपको कैसा परिणाम देगी, यह देखना होगा। केतु बुध की राशि में है और मंगल के नक्षत्र में स्थित है। मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए केतु की दशा में भी भाग दौड़ रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, नवम भाव यात्रा और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव परिवर्तन लाता है और यात्राएं करवाता है। ये यात्राएं देश में भी हो सकती हैं और विदेश में भी। बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। आयन और अन्य वित्तीय सुविधाएं शत्रुओं को परेशान कर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केतु मंगल नक्षत्र में है और चित्रा नक्षत्र में है। मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। ऐसे में भूमि, संपत्ति और अन्य प्रॉपर्टी से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। मतलब कि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई न कोई कार्य आपके लिए लाभदायक होगा और कृषि कार्यों से भी आपको लाभ होगा। राहु और केतु की दशा और अंतर्दशा के बाद हम सीधे सूर्य की बात करेंगे कि सूर्य की दशा और अंतर्दशा आपके लिए कैसे प्रभावशाली होगी। सूर्य आपके एकादश भाव में है और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब सूर्य अष्टमेश होकर एकादश भाव में गए हैं तो खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही सूर्य इस महीने बुध के नक्षत्र में भी हैं और बुध छठे और नवें भाव के स्वामी हैं। जैसा कि मैंने बताया है, नवम भाव परिवर्तन का प्रतीक है। नवम भाव यात्राओं से संबंधित है, जैसे ट्रैवल और टूरिज्म। इस दौरान आपको परिवर्तन, यात्राएं, भाग दौड़ और गतिशीलता जैसी चीजों की सुविधा मिलती रहेगी। शत्रु परेशान कर सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। 16 दिसंबर को सूर्य केतु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे वे केतु की तरह फलदायी साबित होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसके बाद 29 दिसंबर को सूर्य शुक्र नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र पंचम और दशम भाव दोनों के स्वामी हैं। जब भी पंचम और दशम भाव जुड़ते हैं तो नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर या तबादला होता है, लेकिन प्रमोशन भी अवश्य होता है। इसलिए जिनकी प्रमोशन ड्यू है या जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी में परिवर्तन संभव है।
यह इसलिए होता है क्योंकि पंचम भाव 10 भावों में से 8वां भाव है और दशम भाव कर्म क्षेत्र है। प्रत्येक भाव का 8वां भाव उसकी मृत्यु माना जाता है। दशम भाव कर्म भाव का है क्योंकि 10वां भाव 8वें भाव से संबंधित है जो कर्म का भाव है। इसका मतलब यह है कि जब 5वां और दशम भाव सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति अक्सर पहली नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाता है या उसे ट्रांसफर, प्रमोशन आदि मिल जाता है। इसके पीछे का तकनीकी कारण यह है कि 5वां और दशम भाव जब भी सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि परिवर्तन की आंधी चलेगी। इसी तरह मंगल शुरुआत में शनि के नक्षत्र में स्थित है। शनि धनेश होकर धन भाव में स्थित है। शनि निश्चित रूप से धन लाभ देंगे। अब देखिए, शनि और अन्य ग्रहों के बीच में धन लाभ देने के मामले में क्या अंतर है। कोई भी ग्रह अपनी स्वभाव के अनुसार धन लाभ प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, अगर चंद्रमा आपका धनेश है और कोई ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है तो चंद्रमा, जो बहुत तेज गति से चलता है, आपको बहुत जल्दी धन लाभ दिला सकता है। चंद्रमा की तेज गति के कारण आपकी बातचीत के बाद शाम तक ही आपको पैसे मिल सकते हैं। इसी तरह बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य भी तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं जो जल्दी धन लाभ दिला सकते हैं। ग्रह अपनी राशियों को लगभग 1.25 महीने में बदल लेते हैं, लेकिन शनि 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। इसलिए शनि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से धन लाभ देते हैं। शनि से जुड़े कार्य जैसे संपत्ति खरीदना या शेयर बाजार में निवेश करना लंबे समय तक चलते हैं। इनमें लंबा निवेश करके शनि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपको धन लाभ देंगे। यदि शनि धनेश हो जाए तो व्यक्ति को ऐसे कार्यों का चुनाव करना चाहिए जिनसे लंबे समय के बाद धन का प्रवाह हो। अतः जब भी शनि धन या लाभ के स्वामी हों या केंद्र के स्वामी हों तो जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग, निर्माण कार्य या लंबे निवेश जैसे कार्यों का चुनाव करें जिनसे लंबे समय बाद धन की प्राप्ति हो। शनि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से धन लाभ देंगे। हालांकि एक साथ बहुत अधिक धन जुटाने से बचना चाहिए। हम मंगल ग्रह पर 9 दिसंबर को बुध के नक्षत्र में पहुंचेंगे। बुध के नक्षत्र में होने से बुध के गुण प्रभावी होंगे। जैसा कि पहले भी बात की गई है, बुध यात्राओं का स्वामी है, विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्राओं का। बुध 6ठे भाव का स्वामी भी है। इस दौरान ऋण, रोग और शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 27 दिसंबर को हम केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे केतु के प्रभाव दिखाई देंगे। जैसा कि पहले भी चर्चा की गई है, केतु से संबंधित प्रभावों की अपेक्षा की जा सकती है। बुध की अपनी दशा और अंतर्दशा आपको कैसा फल देगी? इस महीने की शुरुआत में ही केतु के नक्षत्र में बुध केतु की तरह फल देंगे, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। इसके बाद बुध शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, जहां शुक्र पर भी हमने चर्चा कर ली है। मैंने बताया था कि शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं, और अगर कोई ग्रह पंचम या दशम भाव का स्वामी बनता है तो वह तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि शुक्र एक तेज गति वाला ग्रह है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में पंचम या दशम भाव में स्थित हैं, तो इस महीने आपके करियर में परिवर्तन आ सकते हैं, क्योंकि पंचम और दशम के स्वामी शुक्र बहुत जल्दी परिणाम देते हैं। ऐसे में या तो आपका तबादला हो सकता है या फिर नौकरी में कठिनाइयां आ सकती हैं। भले ही आपका तबादला न हो, परंतु यह महीना आपके लिए नौकरी की चुनौतियों से भरा रह सकता है। इसके बाद 28 दिसंबर को बुध अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे। इससे बुध अपने नक्षत्र में होंगे। यह स्पष्ट है कि बुध 6ठे और नवम का ही फल पैदा करेंगे, उनका ही फल देंगे। इससे 6ठा और नवम भाव पहले से ही तैयार हैं। हमने पहले ही चर्चा की है कि वे क्या फल दे सकते हैं। इसी तरह गुरु की दशा अंतर्दशा में गुरु 4थे भाव में है, लेकिन केतु के नक्षत्र में है। इसलिए गुरु भी केतु की तरह फल देंगे। मतलब केतु के अंतर्गत जो फल मैंने आपको बताया था, वही गुरु की दशा अंतर्दशा में आपको मिलेगा। अब आइए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों से थोड़ा अलग तरीके से चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वर्ष की शुरुआत में शुक्र बुध और मंगल के नक्षत्रों में रहेगा।
दिसंबर के प्रारंभ में जब शुक्र मंगल के नक्षत्र में होगा तब मंगल चौथे स्थान पर और गर्मियों के स्वामी के रूप में होंगे। इस दौरान संपत्ति और भूमि जायदाद से धन प्राप्ति होगी। कोई संपत्ति सौदा पूरा हो सकता है। कृषि कार्यों से भी धन मिलेगा। चौथा और 11वां भाव शिक्षा से संबंधित हैं, लेकिन जब नक्षत्रों की बात होती है तो 5वें भाव को शिक्षा स्थान नहीं माना जाता। चौथे और 11वें को एकेडमिक क्वालिफिकेशन का स्थान माना गया है, इसलिए पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद 5 दिसंबर को शुक्र राहु के नक्षत्र में होगा। अब यहां शुक्र भी राहु के नक्षत्र में होने से राहु के समान प्रभाव देगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो के आरंभ में कहा था, राहु स्थान परिवर्तन और भाग दौड़ कराने वाला है। इसके बाद 16 दिसंबर को शुक्र ग्रह चले जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में गुरु तृतीय और 2 आदर्श के स्वामी हैं। विदेश यात्रा, छोटी मोटी यात्राएं और स्थान परिवर्तन, ये सभी तीनों घरों 12, 5 और 10 के प्रभाव में आते हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव तीसरे घर पंचम भाव पर पड़ता है। वह घर नंबर 12 था जो इन परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये घर यात्रा और परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। यात्रा नहीं होगी तो परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा तो व्यस्त शेड्यूल बना रहेगा, भाग दौड़ चलती रहेगी। शुक्र 27 दिसंबर को चले जाएंगे। अब शनि नक्षत्र में द्वितीय भाव में स्थित है। धन भाव में शनि की स्थिति से लंबी अवधि के निवेश से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। शनि धन देंगे लेकिन अपने तरीके से। सभी को धन लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र के जाने के बाद हमने अन्य ग्रहों जैसे शनि, राहु और केतु के बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। जिनकी मकर राशि है उनके लिए शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में मेरी सलाह है कि आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और माथा टेकें। नंगे पांव जाना बेहतर होगा। अगर संभव हो तो गाय के कच्चे दूध से तिलक भी लगाएं। यह शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। इस महीने के लिए यही पर्याप्त होगा और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। हां, शुक्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आपके जन्म कुंडली में शुक्र दशम भाव में केंद्र भाव में स्थित हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि मकर लग्न वालों के लिए शुक्र मालव्य नामक योग बना रहे हैं। साथ ही मकर लग्न वालों के लिए शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है। यदि हम राशि की दृष्टि से देखें तो शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन यदि हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो शनि की 7.5 लग्न पर लागू नहीं होती है। शनि की 7.5 का सिद्धांत केवल चंद्र राशि वालों पर लागू होता है। शनि की 7.5 का प्रभाव केवल चंद्र राशि के आधार पर ही देखा जाता है। शनि की 7.5 लगन राशि से नहीं देखी जाती है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जिनका लग्न मकर है उनके लिए शनि धन भाव में स्थित हैं और धन भाव के स्वामी के रूप में वहां बैठे हुए हैं। चूंकि शनि लग्न के भी स्वामी हैं, इसलिए जिनका भी मकर लग्न है उनके लिए शुक्र और शनि दोनों को बलवान किया जा सकता है। किसी भी ग्रह को बलवान करने का सबसे आसान तरीका उस ग्रह का रत्न धारण करना है। रत्न क्या करते हैं? मूल रूप से रत्न सूर्य की किरणों को अवशोषित करके उस ग्रह से जुड़े रंग की ऊर्जा को हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। इसे रंग चिकित्सा या कलर थेरेपी भी कहा जाता है। जितनी अधिक मात्रा में रत्न का रंग हमारे शरीर में अवशोषित होगा, उतना ही उस ग्रह की शक्ति या ऊर्जा हमारे चारों ओर फैलेगी। इसलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि के ग्रह से जुड़े लोगों द्वारा नीलम रत्न का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों के लिए दाएं हाथ की मध्यमा में 7.25 रत्ती का और महिलाओं के लिए बाएं हाथ की मध्यमा में 6.25 रत्ती का डायमंड पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि डायमंड को शुक्र का रत्न माना जाता है। हालांकि ओपल भी शुक्र का रत्न है, लेकिन इतने बड़े आकार के डायमंड बहुत महंगे होंगे और आम लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए ओपल पहनना बेहतर विकल्प है, क्योंकि डायमंड का वजन शरीर के वजन के अनुसार तय किया जाता है। पुरुषों का औसत वजन 70-80 किलो और महिलाओं का 55 से 60 किलो होता है। इसलिए पुरुषों को हमेशा 7.25 रत्ती का और महिलाओं को 6.25 रत्ती का डायमंड पहनने की सलाह दी जाती है।
शुक्र के लिए ओपल पहनने के लिए दाएं हाथ के पुरुष 7.25 रत्ती का ओपल दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का ओपल पहन सकती हैं। ये ओपल आप हमारे कार्यालय से संपर्क करके या घर बैठे कोरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हमारे कार्यालय से आपको 100% शुद्ध और प्रमाणित ओपल मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या रत्न खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझसे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएं, ऐसी मैं श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूं। आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी। धन्यवाद।